सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कल जो ओवैसी साहब के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके दिल्ली वाले घर यानी कि अशोकनगर वाले घर पे कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया था और पत्थर फेंक करके वहाँ से वो रफू चक्कर हो गया और पत्थर जो है 3 पत्थर पुलिस के अनुसार जो है वहाँ मिली उनके घर में। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये वीवीआईपी एरिया क्या है और अशोकनगर जो है कहाँ स्थित है और अशोकनगर के आसपास के एरिया कितने सिक्योर है और वहाँ पर ये पत्थरबाजी हो जाना और सिर्फ एक मुस्लिम नेता के घर पे हो जाना, ये कई सवालों को जन्म देता है। पिछले 2 दिन में हमने सर्च किया और जानने की कोशिश की और उन तमाम न्यूज़ चैनल को खंगाला जो ओवैसी साहब के मामले को कवर कर रहा था। तो दोस्तों, उनमें से कई सारे न्यूज़ चैनलों की मैंने जब इंटरव्यू सुने ओवैसी साहब की तो पता चला कि 2014 से यानी जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेके अब तक जो है 4 दफा ओवैसी साहब के अशोकनगर दिल्ली वाले घर के ऊपर जो है हमला हुआ है। कभी कोई आता है गेट तोड़ के चला जाता है, कभी कोई आता है पत्थर फेंक करके चला जाता है, कभी कोई आता है नारेबाजी करके चला जाता है, कभी कोई आता है तो आप समझ लिए अजीब किस्म की हरकतें करके चला जाता है। अब आइए हम अगली बात की तरफ चलते हैं। देखिए, एक मुस्लिम नेता के घर के ऊपर बार बार हमला होता है और ये हमला उस टाइम पे होता है जब कभी ओवैसी साहब कोई बयान देते हैं अपने जात के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, तो उनके घर पे पत्थरबाजी हो जाती है। अब जानना यह है कि ये पत्थरबाजी कर कौन रहा है, कौन लोग हैं जिनको पत्थरबाजी करने का बहुत ज्यादा शौक है, कौन लोग हैं जो ओवैसी साहब से इतना जलते हैं। और जो लोग जलते हैं शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं वो कौन लोग हैं। कौन लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्रीय बनाना जानते हैं और बनाना चाहते हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के पीछे दोस्तों बस वही एक हाथ है जिस हाथ को लेके चलने की जरूरत है और उस हाथ को पकड़ने की जरूरत है, वरना ये हाथ बढ़ते 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 ऐसा ना हो कि भारत के अंदर रहने वाले 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के गलों के ऊपर आ जाए। आइए अब हम मेन मुद्दा की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये मामला पेश आया कल यानी कि 20 फरवरी को और ये रिपोर्ट मैं आज आपको दे रहा हूं क्योंकि 24 घंटे से 36 घंटे मुझे लग गए पूरे मामले को कवर करने में, तो इसीलिए थोड़ा सा ताखिर हो गया और देर से मैं आपको ये खबर दे पाया। अशोकनगर दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं, दिल्ली के अंदर जो है वो अशोकनगर है और अशोकनगर के अंदर तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के घर है, बड़े बड़े जो हमारे एजेंसी के अंदर लोग मौजूद है उनके घर है, जितने भी भारतीय के अंदर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन तमाम के घर के साथ साथ दिल्ली के अंदर जो एमपीज हैं उनके भी बड़े बड़े नेताओं के घर वहीं मौजूद है। तो दोस्तों उन एरिया के अंदर, और कहा यह जाता है, मैं अशोकनगर गया हूं लेकिन उस एरिया में नहीं गया हूं क्योंकि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली तो मेरा बराबर आना जाना वहां रहा है और आगे भी रहेगा। तो जब मैं पता किया तो पता ये चला कि उस एरिया में हर गली, हर नुक्कड़, हर गाछ के ऊपर सीसीटीवी कैमरेस लगे। और दोस्तों अशोकनगर का जो मेन नुक्कड़ है उसके ऊपर बताया गया कि वहां पुलिस स्टेशन है। जैसा कि आपने ओवैसी साहब के कई सारे बयानात में सुने होंगे कि वो कह रहे हैं कि हमने फौरन जो है भेजा था इस मामले को लेकर के कि आप जाइए और थाना में रिपोर्ट कीजिए। दोस्तों वहां रहने के बावजूद कुछ लोग आते हैं, पत्थर मार के चले जाते हैं और किसी को नजर नहीं आता। मैं आपको एक लतीफा सुना देता हूं। ताज्जुब है हमारे इस देश में कि पुलिस रिपोर्ट किस बात की लिखती है कि बंदर जो है वो पत्थर मार के चले गए। आपको ये बात सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है? आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि बंदर भी आजकल जाति पाति देखने लगा है, बंदर भी आजकल हिंदू मुस्लिम देखने लगा है। दोस्तों यही बात है कि बंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। आप ध्यान रखिए, बंदर से बजरंग दल और बजरंग दल से बंदर है और बंदर के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। उनका कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है वो बंदरों ने पत्थर मारा है। ताज्जुब होता है कि बंदर भी आजकल इतने निशानेमंद हो गए हैं कि उस पूरे एरिया में तमाम घरों को छोड़ करके सिर्फ एक मुस्लिम नेता के घर पे वो भी 4-4 दफा पिछले पत्थर मार के चले गए। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा और जब सीसीटीवी कैमरे ने देखा तो वो सिर्फ बंदर को देखा, वो लंबे लंबे हाथ वालों को नहीं देखा। ये है हमारे भारत के अंदर मुसलमानों की हालत, मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ बोलने वालों की हालत। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस मामले को लेकर राजस्थान के अंदर जुनेद और नसीर के मामले पर ओवैसी साहब बोले थे
जिन आतंकियों को, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासंगठन के कुत्ते को, आतंकियों को पकड़ने के बारे में और उनको जो है हरियाणा पुलिस का फुल सपोर्ट कहने के बारे में ओवैसी साहब ने कहा था, उसी रात ओवैसी साहब के घर पे हमला हो जाता है। ये बहुत इत्तेफाक की बात है और समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनके भाई यानी असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी गोली चला दिया गया था। मैं आपको और भी बता दूं कि यूपी के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर पिछले साल 2022 या 21 के आखिर में जो है उनकी कार के ऊपर, टूल प्लाजा के ऊपर गोली चला दिया गया था। वो भी एक नहीं, दो नहीं, चार चार गोली चलाई। तो ये क्या हो रहा है? यानी कि जो भी मुस्लिम नेता उभर कर सामने आएगा, अगर वो अपनी पार्टी को लेकर के आएगा तो उसको चलने नहीं देना है। अगर वो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, आप में है, टीएमसी में है, राजद में है, आरजेडी में है तो ठीक है। अगर वो ये सेक्युलर पार्टियों के अंदर रह करके उनके तलवे चाहते तो ठीक है। अगर अपनी पार्टी बनाए तो फिर उनके घरों पर पत्थर होता है, उनके ऊपर गोलियां चलती है, उनके ऊपर मुकदमात होते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को समझने की जरूरत है। अब एक मुद्दा और आइए, अब तक मोनू मानेसर को नहीं पकड़ा गया है। राजस्थान में मैं आपको बताता चलूं, अगले साल चुनाव है और राजस्थान के अंदर किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और अब तक कांग्रेस की सरकार ने मोनू मानेसर को नहीं पकड़ा है। आप इस बात से समझ जाइए कि ये सब मिले हुए हैं। कल ओवैसी साहब 24 न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपको सब मिल जाती है। ये बात उनका 100% बिल्कुल दुरुस्त है कि बिल्कुल सब मिले हुए हैं और सब के सब मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। अब आइए एक मुद्दा और की तरफ। मोनू मानेसर को नहीं पकड़ा गया, इसका एक बड़ा रीजन है उनका पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनसे ज्यादा हैरत की यह बात है कि मोनू मानेसर को लेकर के पिछले 2 दिन से भारत के अलग अलग राज्यों में निकाला जा रहा है, रैली निकाला जा रहा है उनके सपोर्ट में। तो ये आतंक को सपोर्ट किया जा रहा है कि आप कुछ कीजिए, आपको कोई कुछ कहने वाला ना, और अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठाएगा, हाथ लगाने की कोशिश करेगा, हम उनके खिलाफ रैली निकालेंगे। बहुत अच्छा एक पॉइंट व्यू है। जो लोग मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं वो इस बात को थोड़ा समझें कि आज भारत के अंदर मुसलमानों के क्या हालात है, भारत में मुसलमानों की राजनीति को किस तरह से धकेला जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। अब वक्त आ गया कि मुसलमानों को भी वही रवैया अपनाना चाहिए जो रवैया ये आतंकी अपनाते हैं, आरएसएस वाले, भगवाधारी, हिंदू महासंगठन वाले और बजरंग दल वाले। इन्हें जहां हिंदू मुस्लिम मिलता है वहां उनकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। अब भारत के अंदर जो मुस्लिम युवा हैं उनको भी चाहिए कि इन्हें जहां बजरंग दल वाले मिले, आरएसएस वाले मिले, हिंदू महासंगठन वाले मिले, ये भी उनको वहां पे सफाया ही कर दे। 1-2 मिले, खत्म कर दे। यकीन जानिए, अगर आप 2-4 केस ऐसे नजर आए तो आप देखिएगा ये जितने भी आतंक हैं, जितने भी बजरंग दल वाले हैं, ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब लड़ाई मोहब्बत की नहीं है, लड़ाई संविधान की नहीं है, अब लड़ाई जाति पाति की है। और अगर जाति पाति की लड़ाई में अगर आप सोच रहे हैं कि आप चुपचाप खामोश होकर बैठे रहेंगे तो याद रखिए, मैं फिर कहता हूं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को कि वो इसी तरह से मारे जाएंगे। कभी गाड़ियों के अंदर मारे जाएंगे, कभी जंगलों के अंदर मारे जाएंगे। जंगल से मुझे एक बात और याद आया कि यही मोनू मानेसर जो है, इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। मैं कॉपीराइट के कारण आपको नहीं दिखा सकता कि ये बंदा जंगल के अंदर हरियाणा पुलिस के साथ मिल करके पता चला कि ये गांव तस्करियों को ढूंढ रहा था। दोस्तों, जब इस बात की खबर, जब इस बात को खंगाला गया तो पता चला कि यह मेवात वाले एरिया में ढूंढ रहा था। और किसको ढूंढ रहा था? वहां जो मुस्लिम लोग आते हैं अपने माल को चराने के लिए, बकरियों को चराने के लिए जंगल में आते, जो घास भूसा लेने के लिए, उनको ये लोग ढूंढ ढूंढ के उनका शिकार करते हैं, उनको गोली मार देते हैं और कहते हैं कि ये गांव तस्करी कर रहे थे, गांव को चुरा करके ले जा रहे थे। तो अब मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आए आप पे जुल्म सितम करके चला जाए, आप खामोश रहेंगे, आप पुलिस थाना का सपोर्ट लेंगे, कानून आपको इंसाफ देगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर कानून आपको इंसाफ देता तो पिछले 75 साल में भारतीय मुसलमानों की हालात नहीं होते। अब जरूरत है कि आप मजबूत से एक लीडरशिप बनाइए, तमाम लोग एक मुस्लिम नेता को सपोर्ट दिया। दूसरी है कि अगर कोई आप पे हमला करता है तो याद रखिए, जान एक ही है, या तो जान जाएगी या जान आएगी। आप पे कोई हमला करता है तो आप, अगर आपके सामने कोई 10 की भीड़ आती है तो आप घबराइए मत। याद रखिए, अगर आप उनमें से एक को मारेंगे, 10 मिलकर आपको मारेगा तो याद रखिए जीत आपकी होगी। मौत एक दफा आनी है और वो अटल मौत है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों को कहना चाहता हूं और उन तमाम लोगों को जिनको
इन चीज़ों का इल्म है, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। खुदा की कसम पिछले 3 दिनों से मेरी वीडियोस इस कारण से नहीं आ रही कि मैं 2 दिन से सोच सोच के मैं हैरान हूं कि मैं कहाँ हूं। क्या मैं अपने आप को सेफ महसूस कर रहा हूं? क्या भारत के अंदर इतने कमजोर हो गए हैं मुसलमान कि कोई भी मुसलमान को दिन दहाड़े उठा के लेके जाके मार दे रहा है? हैरत की बात है कि उस बंदे को उसके गांव से किडनैप करके उसको ले जाया गया, मार करके उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि तुम इसको ले जाओ, ठीक, और फिर उसको जिंदा जला दिया गया। आपको क्या लगता है आपको उठा के नहीं ले जाएंगे बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, हिंदू महासंगठन वाले? मुझे नहीं उठा के ले जाएंगे। याद रखिए, अगर इस तरह से आप खामोश रहे तो एक दिन आपकी भी बारी आएगी और आपको भी उठाकर ये इसी तरह से ले जाएंगे, आपको भी काट देंगे, मार देंगे, जला देंगे, और आप भी इसी तरह से, आपके घर वाले भी धरना प्रदर्शन करते रह जाएंगे और आपको इंसाफ घंटा मिलेगा। तो बस याद रखिए, अगर कोई आप पे हाथ उठाता है तो आप भी उस पे हाथ उठाइए, कोई आपको मारता है आप भी उसको मारिए। मार का बदला मार है। जब इन आतंकियों को अगर सीधा करना है भारत के अंदर तो याद रखिए बराबर की लड़ाई लड़नी होगी। मैं फिर कहता हूं, जहां आपको बजरंग दल और आरएसएस के गुंडे मिले तो याद रखिए आप भी उनका उसी तरह से सफाया करने की कोशिश की जिस तरह से वो भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों का सफाया चाहते हैं। फिर देखिए आप 2 3 5 ऐसे वाकयात आप करके दिखाइए, ये बिल्कुल सीधा हो जाएंगे। इनकी औकात नहीं रहेगी कि आगे से ये किसी मुसलमान को मारने की तो दूर की बात है, छूने की या देखने की हिम्मत करेंगे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने पिछले 10 सालों से इन चीज़ों पे रिसर्च किया और मैंने पूरे के पूरे इतिहास को पढ़ रखा है। मैंने रोमन साम्राज्य के इतिहास को पढ़ा है, मुगल के इतिहास को पढ़ा है, ओटोमन एम्पायर के इतिहास को पढ़ा है, फारसी एम्पायर के इतिहास को पढ़ा है, दुनिया के तमाम ब्रिटिश एम्पायर के इतिहास को पढ़ा है। जब भारत को आज़ाद कराने की बात आ रही थी, जब भारत को आज़ाद कराया गया तो यही रवैया अपनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ। उस वक्त जब भारतीयों के खिलाफ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा था तो फिर उस वक्त भी भारतीयों ने यही ये किया। आपको मैं याद दिलाता चलूं, हमारे बड़े बड़े जो वीर हैं उन्होंने यही रवैया अपनाया था और यही रवैया अपना करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। जहां अंग्रेजों की 2-4 टोली मिलती थी, भारतीय लोग उन्हें वहीं से उनका सफाया कर देते थे, उनका हथियार छीन लिया करते थे। इस तरह से अंग्रेज भी तबाह हो गए, तंग आ गए और उन्होंने भारत छोड़ दिया और यहाँ के लोगों पे जुल्म सितम भी कम कर दिया। अब वक्त आ गया है, जो आपको मारेगा आप भी उसको मारिए। जब बदले की लड़ाई होगी तो फिर इंसाफ आएगा। अगर एक तरफा लड़ाई होगी तो कभी इंसाफ नहीं आएगा, आपको हमेशा कमजोर समझा जाएगा और इसी तरह से आपको मारा जाएगा, काटा जाएगा। मैं अपनी वीडियोस में जाते जाते फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई आकर के भीड़ मारने की कोशिश करता है तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमें ये हक देता है कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हम वहां दूसरों की जान ले सकते हैं। तो याद रखिए एक ही जान है और वो जान आपको ले लेनी है, या तो मरना है या तो मारना है। जब तक हम ऐसी नीति नहीं अपनाएंगे हम इसी तरह से मारे जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।